प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को भी पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। पीएमओ के अनुसार इस 11 दिवसीय मेले में 28 राज्यों के लगभग 1000 आदिवासी कारीगर और कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। वहीं सरकार जनजातीय मास्टर शिल्प और महिलाओं को सीधे बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस आदि महोत्सव का आयोजन कर रही है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है। अब सरकार दिल्ली से उससे मिलने जाती है जिसे दूर समझा जाता था। जो खुद को दूर समझता था उसे अब मुख्य धारा में लाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस में शामिल हो रही 6 मोबाइल फोरेंसिक गाड़ियों को भी जनता को समर्पित किया। ये वैन फोरेंसिक जांच में तेजी के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह मेरे लिए गर्व का क्षण है कि मैं 75 वर्ष से अधिक की विरासत का हिस्सा हूँ। दिल्ली पुलिस आजादी के बाद से आज तक अपने काम के लिए जानी जाती है और पूरे देश द्वारा इसकी सराहना की गई है। साथ ही कहा कि मैं उन जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने सेवा में अपने जीवन का बलिदान दिया। आज दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी मेला का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अपनी उत्कृष्ट विनिर्माण क्षमताओं, उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिभा और अत्याधुनिक उन्नत प्रौद्योगिकी के बल पर वैश्विक जुड़ाव का विस्तार करने के मिशन पर है। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से दुनिया में समृद्धि लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम मेधा आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाने जा रही है। यह बदलाव ऐसा होगा जिसके बारे में 1 दशक पहले सोचा नहीं जा सकता था। त्रिपुरा में 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए आज सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 4 बजे संपन्न हो गई। राज्य में 3 बजे तक 70% मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी किरण कुमार दिनाकरू ने बताया कि 3337 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले गए। वहीं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए 31,000 मतदान कर्मी और केंद्रीय बलों के 25,000 सुरक्षा कर्मी तैनात रहे। इसके अलावा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस और राज्य पुलिस के 31,000 कर्मचारियों को भी तैनात किया गया था। बता दें कि 2 मार्च को वोटों की गिनती के साथ नतीजे आएंगे। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में 5 आरोपियों को दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में आरोपी विजय नायर, बिनोय बाबू, शरद चंद्र रेड्डी, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोयनपल्ली की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ईडी ने आबकारी नीति में कथित घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 6 जनवरी को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बतौर आरोपी नहीं बनाया था, जबकि सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया था। ईडी ने कहा था कि इस मामले में जांच अभी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी की आलोचना हो रही है। अब ब्रिटेन के एक और सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया है। ब्रिटेन के सांसद रॉबर्ट ब्लैकमैन ने डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी पर ही सवाल खड़े किए हैं। ब्लैकमैन ने मोदी सरकार का बचाव करते हुए इस डॉक्यूमेंट्री को अपमानजनक करार दिया है। ब्रिटेन के सांसद रॉबर्ट ब्लैकमैन ने कहा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में मसलों को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री व्यंग्य और अपमान से भरी है। साथ ही कहा कि मैंने डॉक्यूमेंट्री के दोनों हिस्सों को देखा है। मुझे लगता है कि बीबीसी को ऐसे कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को यह तय करने का अधिकार है कि देश में क्या दिखाया जाए और क्या नहीं। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों को संबोधित किया और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने के लिए फैसलों को दोहराया। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने IEDEX इन्वेस्टर हब लॉन्च किया और प्रमुख भारतीय निवेशकों ने पहले ही दिन इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक जमा भी किए। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा खरीद के लिए तय बजट का कुल 75% घरेलू उद्योगों पर ही खर्च होगा। इस फैसले के बाद अब करीब 1 लाख करोड़ रुपए अलग रखे जाएंगे। इस राशि से सैन्य प्लेटफॉर्म और उपकरणों की खरीद की जाएगी। भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच विकास सहयोग एवं आर्थिक गठजोड़ को लेकर भारत के समर्थन को दोहराया। बता दें कि विदेश सचिव विनय क्वात्रा नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद ढाका पहुंचे थे। तो वहीं भारतीय उच्चायोग ने बताया कि विदेश मंत्री वी.एम. क्वात्रा ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से ढाका में शिष्टाचार भेंट की। इस बैठक में द्विपक्षीय सहयोग के साथ ही क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। बांग्लादेश ने कहा कि वह वर्ष 2028 से 29 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत की दावेदारी का समर्थन करेगा। भारत और चीन में चल रहे तनाव के बीच रूस ने घोषणा की है कि वह भारतीय वायुसेना को अतिरिक्त सुखोई 30, MKI और MiG-29 फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के महानिदेशक यूरी स्ल्यूसर ने भारत को नए फाइटर जेट देने की घोषणा की है। बता दें कि चीन रूस पर दबाव डाल रहा है कि वह भारत को घातक हथियार ना दे, लेकिन रूसी मीडिया स्पुतनिक ने यूरी के हवाले से कहा कि रूस पहले ही भारत को 270 सुखोई फाइटर जेट की आपूर्ति कर चुका है और आगे भी करेगा। उन्होंने कहा कि इन सुखोई विमानों के कई कलपुर्जे तो भारत में ही बनाए गए हैं। हम भारत के साथ लंबी अवधि का सहयोग करना चाहते हैं ताकि अतिरिक्त विमानों की आपूर्ति की जा सके। रूस ने अपने MiG-35 फाइटर जेट का ऑफर दिया है, जो भारत के HAL के प्लांट में ही बनाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में अब सप्ताह में 24 घंटे दूरदर्शन का प्रसारण मिलेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल दूरदर्शन के सप्ताह में 24 घंटे सेवाओं की शिमला के पीटर हॉफ से शुरुआत की। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को शुरू किया जाएगा। माता चिंतपूर्णी का मंदिर हो या कोई अन्य मंदिर, धार्मिक स्थल चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, उसे दिखाया जा सकेगा। प्रदेश के संगीत में बहुत मिठास है। अब यह हिमाचल प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसे देश दुनिया में दिखाया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस ऑपरेशन में एक आतंकी को ढेर भी कर दिया है। कश्मीर जोन पुलिस की ओर से बताया गया कि बीती रात कुपवाड़ा पुलिस के इनपुट पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर की संयुक्त टीम ने सैदपुरा फोर्ट इलाके में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। टीम ने पहले भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करने वाले ग्रुप को रोका। इस दौरान घुसपैठियों को ढेर भी कर दिया। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कौशाम्बी में धर्मांतरण से मना करने पर महिला की गला घोंटकर हत्या करने वाला मुख्य आरोपी आरिफ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। वह यमुना नदी पार कर चित्रकूट भागने की फिराक में था। तभी पुलिस ने घेराबंदी की और जवाबी फायरिंग में उसके दोनों पैर में पुलिस ने गोली मारकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि महिला के पति की मौत के बाद आरोपी आरिफ ने उससे अपना असली नाम छिपाकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की और खुद को गुड्डू राजपूत बताया था, जिसके बाद आरोपी महिला को अपने गांव मीरदहन ले गया, जहां मुस्लिम समुदाय के 100 लोगों ने मनतांत्रण के लिए दबाव बनाया और मना करने पर उसकी पिटाई की और गला घोंटकर हत्या कर दी, जिससे महिला की 11 फरवरी को मौत हो गई। मामले में पुलिस अध्यक्ष ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में आरोपी एम्बुलेंस चालक समेत 12 नामजद व 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या एवं धर्मांतरण का केस दर्ज कर लिया गया है। आटे की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं की ई-नीलामी करने का फैसला किया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए यह ई-नीलामी मार्च 2023 के दूसरे सप्ताह तक हर बुधवार को की जाएगी। इस बीच भारतीय खाद्य निगम ने 15 फरवरी 2023 को जो दूसरी ई-नीलामी की थी, उसमें 1060 से अधिक बोलीकर्ताओं ने हिस्सा लिया और 3.85 LMT गेहूं की बिक्री की गई। दूसरी ई-नीलामी में FCI ने 901 करोड़ रुपए अर्जित किए। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया ने अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। केप टाउन में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया की तरफ से विकेट कीपर ऋषा घोष ने सबसे अधिक 44 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 28 रन बनाए, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 33 रनों की पारी खेली। इसके लिए वेस्ट इंडीज की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 118 रन बना पाई थी, तो वहीं भारत ने जवाब में 11 गेंद रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।